हेलो दोस्तों, मैं विक्की कुमार आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखेंगे पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर भारतीय संविधान का विकास और संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हमारा 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, और वे निम्न है जो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आप जानते ही है कि अगर भारतीय ब्रिटिश की अगर नींव की बात करूं भारत में, तो 1757 की जो लड़ाई होती है और 1764 में जो बक्सर की युद्ध होती है, ये दोनों के युद्ध के बाद ही जो है यहाँ पर ब्रिटिश शासन का नींव पड़ता है, जो अपने अनुकूल शासन सत्ता चलाने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित करते हैं जो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। जैसे हमारा पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे ये है, भारत में संविधान ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। उसके बाद दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी को के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। तो कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का जो है मान्यता कब मिलती है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, आगे का पॉइंट की मैं बात करूं तो इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है, नींव रखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब विशेषता मैं करूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, पॉइंट को नोट कीजिएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये रखेंगे याद। उसके बाद मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया जाएगा। अब जो है मुंबई और मद्रास के गवर्नर जो है बंगाल के पास रहेगा। कहाँ रहेगा? बंगाल के पास, याद रखेंगे। उसके बाद इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल के बात में करूं तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे। और 1773 एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार गठन किया जाता है जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद में कितने सदस्य होते थे? 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774, याद रखेंगे 1774 की घटना, इसमें एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश था। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करूं मैं तो सर एलिजा इम्पे, और उसके बाद अन्य न्यायाधीश तो 3 तो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट थे। ठीक, आगे की बात कही जाए तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और लोगों से व्यापार, उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की एक गठन किया गया जिसमें सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और फिर कंपनी के कर्मचारी को क्या करता है? निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है, सशक्त हो गया, और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब मैं बात करूं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 का। एक मिनट दोस्तों, अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही खत्म होता है तो 1781 में एक आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो किसको सेटल करेगा? तो 1773 के जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट की उसकी पूर्ति करेगी। चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद तीसरा आता है आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसके माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की गठन की जाती है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करूँ तो व्यापारिक मामलों के लिए किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करूँ तो राजनीतिक मामले के लिए किया जाता है। और उसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की बात मैं करूं तो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है,
और 1813, इसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम जब भी आता है तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता की मैं बात करूं तो 20 वर्षों के लिए इसका अधिकार पत्र बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के भारत सरकार व्यापार करने का एक अधिकार क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। कंपनी से भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त था। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश की मैं बात करूं, एक मिनट, सभी ब्रिटिश नागरिकों को के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया जाता है। ठीक है। और फिर 1813 से पहले की बात करूं तो ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, किंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल जाती है। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास के परिषदों में की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया तथा 5 विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद को विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य में शामिल किया गया, गवर्नर जनरल के परिषद को। अब छठा पॉइंट की मैं बात करूं तो भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया जाता है। 7वां अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने जाने का उपलब्ध कराया गया। धारा 87 याद रखेंगे। 8वां पॉइंट था कि गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया जाता। 9वां पॉइंट, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की गठन किया गया। ठीक है। विधि आयोग का गठन किया जाता है और नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1843 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है। सॉरी 1843 नहीं, मिस्टेक हो गया, 1834 याद रखेंगे। ठीक है। अब 1853 जो 5 साल के लिए फिर बढ़ेगा। 1853 का अधिनियम की मैं बात करूं, 1853 इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत कब आएगा तो 1853 में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा जो अभी वर्तमान में हम लोग देते हैं तो वह 1853 से शुरू हो गई। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति, और इसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 1854 में कौन सी समिति आती है, मैकाले समिति। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहे। तो विधान पार्षद भी 1853 का चार्टर अधिनियम आप याद रखेंगे। 1854 में मैकाले समिति का गठन होता है, क्यों तो प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने के लिए इस अधिनियम के द्वारा जो है विधान परिषद का गठन होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट 1858 में भारत शासन अधिनियम की बात मैं करूं तो इस अधिनियम की विशेषता भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे देगा। दूसरा पॉइंट, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री पद की व्यवस्था 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया जाएगा। 15 सदस्यों के भारत परिषद का सृजन किया जाएगा जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार की तरफ से और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक की तरफ से। चौथा पॉइंट की मैं बात करूं तो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। और 5वां, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है 1858 में। अब छठा बात किया जाए तो इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया था। 7वां, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव का नियुक्ति किया जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम में क्या होता है कि ब्रिटिश जो शासन करे तो डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चल जाएगा। 1858 के अधिनियम में फिर मंत्री पद की व्यवस्था की जाएगी और 15 सदस्यों का भारत परिषद भी गठन किया जाएगा जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 कंपनी का निदेशक। फिर मुगल पदों को और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार संसद सुविधा नियंत्रण करेगी। मुगल पद का जो है समाप्त कर दिया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया जाएगा 1858 के अधिनियम के तहत। अब मैं बात करूं तो भारत के राज सचिव का भी गठन किया जाएगा इसी के तहत।
वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था और उसी का वाक्य अंतिम था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। तो मैं बात करूं तो भारत के गवर्नर जनरल तो 1858 का अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके जो है वायसराय कर दिया जाएगा और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय बनेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके बाद तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता थी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो गवर्नर जनरल जो कार्य करते हैं, अब तो गवर्नर जनरल नहीं वायसराय हो गया था 1858 के अधिनियम के तहत, तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का क्या किया गया, विस्तारित किया जाता है। ठीक है, विभागीय प्रणाली का आरंभ होता है। विभागीय प्रणाली का आरंभ होता है किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, 56 से 62 तक के रहेंगे और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाएगी 1861 में। ऐसा आदेश की अवधि लगभग 6 महीना होता था। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब व विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी जाती है। एक बार रिकॉल कर लीजिए तो गवर्नर जनरल का कार्य जो था उसका विस्तार किया जाएगा, विभागीय प्रणाली प्रारंभ की जाएगा, लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाएगी और अध्यादेश की अवधि अगर बात की जाए तो 6 महीना होती थी और बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद गठन करेगा कौन, तो गवर्नर जनरल 1861 के अधिनियम के तहत। अब मैं 5वीं बात करूं तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, वायसराय के कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1862 में। अब आता है आपका 1873 का अधिनियम। तो इस अधिनियम द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। देखिए, भंग करने की बात की गई 1873 के अधिनियम के तहत और इसका उपयोग भी कर लिया जाता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। तो याद रखिए कि भंग करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाएगी तो 1873 के अधिनियम के तहत 1884 में इसका प्रयोग भी कर लिया जाएगा। अब शाही उपाधि अधिनियम की मैं बात करूँ तो 1876 ईस्वी में आता है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारी के 6ठे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय कार्यकारी के 6ठे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा जाता है। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत को सम्राज्ञी घोषित किया जाता है। 1876 में देखिए क्या होगा, तो गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण का कार्य सौंपा जाता है और महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को भारत के सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। अब इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता अप्रत्यक्ष चुनाव, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने का कार्यकारिणी प्रश्न से प्रश्न पूछे। अब देखिए धीरे धीरे भारतीयों को छूट मिलने लगा। तो यहाँ पर 1892 की मैं बात करूँ तो 1892 में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई 1892 के अधिनियम के तहत। 1873 वाला में हम लोग देखे थे कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की शक्ति मिली। 1884 में इसका प्रयोग भी कर लिया जाता है। अब आता है भारत परिषद 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम के सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। देखिए अंग्रेजों का कहना यह था कि फूट डालो और राज करो, तो वह कौन सा लाते हैं 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया और इसमें कहा गया कि मुस्लिम जो है मुस्लिम को ही वोट देंगे, हिंदू जो है सो हिंदू को ही वोट देंगे। तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया, यही लेके आते हैं पहली बार। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना गया और यह जो घटना हुई 1909 में। दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं तो भारत को
भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल पद की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने की, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। 4. प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। और 5. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। 6. इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब मैं बात करूं 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य के सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। अब आगे मैं बात करूंगा 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना किया गया। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा विधान परिषद और विधानसभा का व्यवस्था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जानते हैं। और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। अब देखिए दोस्तों कि अगर बात की जाए कि प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 निर्धारित की गई थी। अब 144 में जिनमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों का अधिकार समान होता था। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, और दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांत में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे, और इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित। अब आरक्षित विषय को देखेंगे। आरक्षित विषय में वित्त, भूमि, कर, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटरगाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आते थे। अब मैं बात करूं हस्तांतरित विषय, तो हस्तांतरित विषय में आ जाएंगे आपका शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम में किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी में एक्ट के द्वारा 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। अब आगे की बात की जाए तो चौथा पॉइंट था कि भारत सचिव का अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 5वां, इस अधिनियम ने भारत में के एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और छठा बात करूँ तो इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। 7, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत विस्तारित किया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 9, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में रखा गया। पहला, एक की बात करूँ तो कुछ विषयों के संबंधित विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसके पूर्व अनुमति आवश्यक थी। दूसरा, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी, और उसे
यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए, पारित न किए गए विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दिए तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। डी ऑप्शन की बात करूं मैं तो वह आपात स्थिति में आदेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। जिस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। अब आते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो जाते थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासत संघ में शामिल नहीं हुए और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन को देखें तो इस अधिनियम में विधायिक शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया जाता है। केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया जाता है। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया जाता है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था के अंतर्गत। ये परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने के अनन्य शक्ति थी और इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अन्य आधिकारिकता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। और प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर के उल्लेखित उपबंधों के अधीन कर रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी और दोनों प्रांतीय विधानमंडलों को अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय के में अधीन बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत के विधि पर अभिभावी होती थी और इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। ठीक है, अब नोट की बात करूं मैं तो नोट 1935 के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की उक्ति। यह 1935 का अधिनियम गुलामी का अधिकार पत्र है। और दूसरा नोट, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अम्बेडकर कहते हैं, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। अब संघीय न्यायालय की मैं बात करूं तो इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों का विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाती है। एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता था। भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं व मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। आगे की बात करूँ तो अब आगे की बात कीजिए। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। उसके बाद मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत देश के मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है
और इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। अगला, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री पद समाप्त कर दिए जाते हैं। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया गया तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। 6. देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत शेष राज्य क्षेत्र में मिल गया। अब आगे देखेंगे। नोट, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्ति होने पर पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। आगे हम भारतीय संविधान सभा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ। अंत तक के बने रहने के लिए धन्यवाद।